हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आइज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं फॉर बोथ अवर प्रीलिम एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन कि एक सीजनल वेदर इवेंट है। हम देखते हैं कि गर्मियों में गर्मी होती है, सर्दियों में सर्दी होती है, बारिश में बारिश गिरती है, तो ये सारे सीजनल वेदर इवेंट है। बट हाल ही में एक सीजनल वेदर इवेंट नेशनल डिजास्टर बन चुका है, राइट? यस। तो यहाँ पे जो हम चीज डिस्कस करेंगे, हम उसको डिकोड करेंगे दैट व्हाई हीट स्ट्रोक बिकेम नेशनल डिजास्टर इन 2025, कि सरकार ने इसको नेशनल डिजास्टर कंसिडर कर दिया है। अब हीट स्ट्रोक और हीट वेव्स का क्या कंसिडरेशन है कि जैसे हम समझते हैं कि हमारी बॉडी गर्मियों में स्वेट करती है, राइट? कि हमारे हाथ पे, हमारे फेस पे, पूरी बॉडी पे स्वेटिंग होती है। नाउ व्हाट डज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्वेटिंग? स्वेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब मेरे बॉडी पे स्वेट होता है, दैट मीन्स कि मेरी स्किन के ऊपर एक लिक्विड यानी कि एक पानी की लेयर आती है और फिर उसके ऊपर धूप गिरती है। तो ये लेयर क्या करती है? ये लेयर मेरे स्किन को यानी कि मेरे हाथ को ठंडा कर रही है, वो उसको कूल रखने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि धूप इतनी ज्यादा आ रही है, तो अगर वो धूप डायरेक्ट मेरे स्किन पे गिरेगी तो मुझे हीट स्ट्रोक हो जाएगा। ओके, सो कहने का मतलब यही है कि हमारी बॉडी का स्वेटिंग एक फिनोमेना होता है, बट जब वो स्वेटिंग में भी हीट स्ट्रोक इतना ज्यादा बढ़ गया, यानी कि हीट वेव्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम हाल ही में देखा कि 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है इन सिटीज लाइक न्यू दिल्ली हो गया, यूपी बिहार जैसे स्टेट्स हो गए, तो वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया। तो जब ये टेम्परेचर पहुंचा 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितना लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, या तो वो यूरिन से निकलता है या वो स्वेट से निकलता है। तो जब हमने खुद को अगर हाइड्रेट नहीं किया है, मैंने रेगुलर पानी नहीं पिया है, तो मेरी बॉडी स्वेट कम कर देगी, यूरिन कम कर देगी। तो उससे क्या होगा कि जब धूप गिरेगी तो वो मेरी डायरेक्ट स्किन के ऊपर लगेगी, तो मुझे हीट स्ट्रोक हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगा। एंड इसमें कई सारे लोगों की डेथ भी हुई है इन मई 2025 में, राइट? तो हम ये सभी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कि ये स्टार्ट हुआ था 2025 के समर महीने से, यानी कि मई और जून एक इस तरीके का महीना होता है जहां पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन इस बार गर्मी इतनी ज्यादा हुई कि हीट वेव इतनी इंक्रीज हो गई, उसके चलते ऑलमोस्ट 150 लोगों की डेथ हो गई है इन स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, उड़ीसा, गुजरात। तो 150 इज अ वेरी बिग नंबर। अब ये जो इम्पैक्ट हुआ है 150 लोगों में, ये सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है वो है इनफॉर्मल सेक्टर्स में, राइट? अब ये इनफॉर्मल सेक्टर में क्यों बड़ा इंपैक्ट है? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर, अब मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ, राइट? मैं एक टीचर हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं दिल्ली में टीचर एज ए पढ़ाने जा रहा हूँ समर महीने में, मई के महीने में, जब हीट वेव चल रही है। तो जब मैं घर से बाहर निकला, मैंने देखा कि हीट वेव आ रही है, मैं आधे रास्ते तक पहुंचा और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा हेड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे को रेस्ट करना पड़ेगा वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो क्या करूंगा? मैं वो क्लास कैंसिल कर दूंगा। Why I can do that? Because I can afford that. बट अगर हम देख रहे हैं कि वही तपी धूप में एक मजूर रोड पे काम कर रहा है जिसके पास कोई भी शेल्टर नहीं है। अब ये मजूर क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वो जितना डेली वेज लेबर है, वो जितना दिन में कमाएगा, जितने काम करेगा, उतना वो रात को पैसा कमा पाएगा और उसके चलते वो खुद का पेट भर पाएगा। तो अब इमेजिन कीजिए कि अगर इतनी ज्यादा धूप है और वो लेबर कहता है कि इतनी धूप में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा, तो वो रात को कमाएगा क्या और खाएगा क्या? तो इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहे हैं इसमें। तो ये जो 150 लोगों की डेथ हुई है उसके अंदर इनफॉर्मल सेक्टर से काफी ज्यादा लोग हैं। ओके, एंड यहां पे हमारे आईएमडी ने कई सारे अलर्ट भी दिए थे कि हीट वेव बहुत ज्यादा बढ़ गई है, राइट? रेड अलर्ट दिया था, येलो अलर्ट दिया था, बट कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने उसको इग्नोर कर दिया गया था। तो इतनी सारी डेथ होने के बाद, इतना ज्यादा पब्लिक आउटरीच होने के बाद, सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्सफुली हीट स्ट्रोक को एज नेशनल डिजास्टर कंसीडर करना पड़ा। सो दैट मीन्स कि अब जब हम आंसर लिखेंगे या अगर हमसे पूछा गया है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या होती है, क्लाइमेट चेंज से क्या टाइप के डिजास्टर होते हैं, तो हमें सिर्फ ड्रॉट या फ्लड पे नहीं रहना है, हमें ड्रॉट, फ्लड, हीट वेव पे भी लिखना है। तो दैट इज द डाइवर्सिटी और द डायमेंशन जो अब पूछा जा सकता है, या तो इस पर डायरेक्टली पूछा जाएगा या आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप
अपने आंसर में इसके ऊपर पॉइंट जरूर लिखिए। ओके, तो कहने का मतलब यही है कि सरकार ने ये सारे इवेंट हुए, 150 लोग मरे हैं, उसके बाद जाके उसको नेशनल डिजास्टर कंसीडर किया गया है। अब ये नेशनल डिजास्टर कंसीडर किया है, दैट मींस इससे पहले ये डिजास्टर था ही नहीं। तो जब ये चीज डिजास्टर नहीं थी तो दैट मींस कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पार्ट ही नहीं था, राइट? इट वॉज नॉट अ कैटेगरी अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पार्ट नहीं है तो इस डिजास्टर के लिए फंड ही नहीं है। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक साथ लोग मर रहे हैं हीट स्ट्रोक से, और सरकार अभी तक ये फिगर आउट कर रही है कि हमें लीगल एक्शन क्या ले सकते हैं, हम ब्यूरोक्रेटिक एक्शन क्या ले सकते हैं। तब तक लोग मर गए, हीट वेव्स खत्म हो गई, और फिर सरकार ने कहा कि इसको हम नेशनल डिजास्टर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, हालांकि ये कई सारे सिटीज में इस पे वर्क होना स्टार्ट भी हुआ है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि एक हीट एक्शन प्लान है जो सबसे पहले अहमदाबाद में आया था, ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ सिटीज ने, तेलंगाना में भी इस पे हीट एक्शन प्लान आया है। बट द पॉइंट इज कि यहां पे क्या पॉइंट आ रहा है कि हमें सवाल उठ रहा है गवर्नेंस का। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज हमेशा याद रखो कि ये एग्जाम यूपीएससी आपसे ले क्यों रहा है, क्योंकि वो ये सोचता है कि जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आप ये देश में गवर्नेंस इंप्रूव करोगे, जिससे नेशनल डेवलपमेंट होगा। तो अगर मेरे को मेरी कंट्री में डेवलपमेंट कराना है तो पहले मेरे को गवर्नेंस सही करना पड़ेगा, तो ही डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसलिए गवर्नेंस को हम एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, हम क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट कर सकते हैं, हम इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो गवर्नेंस GS2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर आंसर में गवर्नेंस का एक डायमेंशन एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे बात की गई है कि ये गवर्नेंस का इश्यू क्यों आया है, क्योंकि हमें ये पता है कि चलो अर्थक्वेक हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट, उसके चलते हम सुनामी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। रेनफॉल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट जब रेनफॉल अर्बन एरिया में आता है तो अर्बन फ्लड हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन IMD सीजनली हीट वेव्स का प्रेडिक्शन रिलीज करता है कि ये साल इतना हीट वेव्स आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। बट स्टिल हीट को प्रेडिक्ट करने के बावजूद जो प्लानिंग है वो एब्सेंट रही थी। दैट मीन जब प्लानिंग एब्सेंट रही थी तो हमारे पास 2024 तक कोई भी हीट एक्शन प्लान नहीं था। अब 2025 में हीट एक्शन प्लान बनाया गया है, जब उसको नेशनल डिजास्टर कंसीडर किया गया है। ओके, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही पुअर है। कि IMD ने तो अलर्ट दे दिया, IMD ने अपना काम कर दिया, लेकिन क्या IMD ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बोला कि आपको ये तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए? अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्या अर्बन लोकल बॉडीज को बोला या फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बोला? तो यहां से क्या हो रहा है कि जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है वो काफी ज्यादा पुअर हो चुका है यहां पे, तो उसके वजह से ये हुआ। एंड जो वर्स्ट हिट रहे हैं वो यही है, माइग्रेंट वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो काफी ज्यादा दिन में धूप में, कड़ी धूप में मजदूरी कर रहे हैं, वो रेस्ट नहीं ले सकते, वो छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि वो फिर रात को खाना नहीं खा पाएंगे, पेट नहीं भर पाएंगे, राइट। तो इसका एक और चीज हम एक्सप्लोर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, कि ये तो हमने एक डायमेंशन देखा, गवर्नेंस इशू का देखा। अब अगर हम समझते हैं कि हीट स्ट्रोक और ज्यादा वल्नरेबल कैसे बनाता है, तो वल्नरेबल कब बनाता है कि जब एक अर्बन हीट आइलैंड बनता है, यानी कि अर्बन एरियाज में हम क्या देखते हैं कि सब कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स है। तो कॉन्क्रीट बिल्डिंग क्या करती है, वो हीट और ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो जब कॉन्क्रीट बिल्डिंग हीट एब्जॉर्ब करती है तो वो घर और ज्यादा गर्म होता है, वो जगह और ज्यादा गर्म होती है, एंड पेड़ नहीं होते। तो यूजुअली क्या होता है कि रूरल एरिया के कंपेयर में जो अर्बन एरिया है उसका टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, राइट, उसका 3 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। फिर जो दूसरी चीज आ जाती है कि जो घर बनते हैं कोई कोई एरिया में, वहां पे सरफेस जो है वो उस मटेरियल के बनते हैं जो और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे जो पुअर हाउसिंग की वजह से कोई भी तरीके का कूलिंग एक्सेस नहीं होता है। फिर जो थर्ड है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, एल्डरली और चिल्ड्रन, वो और ज्यादा वल्नरेबल बन रहा है।
क्योंकि इनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है। कि बच्चों को हमें पढ़ते हैं कि जब भी न्यू दिल्ली जैसी सिटी में जब बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आती है तो स्कूल्स की छुट्टी कर दी जाती है ताकि बच्चे वो ट्रैप में ना आए, बिकॉज दे आर द वल्नरेबल सेक्शन एंड देयर चांसेस कि वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देन आउटडोर वर्कर्स, ये हम देख ही सके हैं कि इनके पास कोई भी वेज प्रोटेक्शन नहीं होता है इसलिए। एंड देन द वुमेन, अब ये एक ऐसा सेक्शन है वुमेन सेक्शन जो यूजुअली लोग इग्नोर करते हैं। कि हम देखते हैं कि जब गर्मियों का सीजन है, बाहर हीट वेव्स चल रही है और घर में आपके मदर या आपके वाइफ या आपके सिस्टर खाना बना रहे हैं, तो ऑलरेडी हीट वेव्स चल रही है और खाना बनाने के लिए गैस चालू रखी है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो हीट को डबल कर दे रहे हैं और वो हीट सीधी उनके ऊपर आ रही है। सो दे आर चांसेस कि अगर बहुत ज्यादा हीट आ गई है उनको तो वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है एंड दे में अल्टीमेटली कोलैप्स। ओके, सो ये क्या है कि जब वो केयर गिविंग में होती है तो वहां पे हॉट स्पेसेस भी हो सकती है। वो कोई काम करती है, केयर गिविंग होती है मेजरली किचन में, कि किचन में जब ऑलरेडी हीट वेव्स है, केयर गिविंग हो रही है तो और ज़्यादा गर्मी हो सकती है। वो सिर्फ किचन ही नहीं, पूरा घर गर्म करती है। जस्ट इमेजिन कि जो वुमेन वहाँ पे खड़ी है खाना बना रही है उसको कितनी ज़्यादा हीट फील होती है। ओके, तो ये चीज़ आती है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं दैट क्लाइमेट चेंज को जब पॉवर्टी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो एक इनविजिबल डिजास्टर कंसिडर करते हैं। ये आप कोट कर सकते हो अपने आंसर में या ऐसे में, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, कि जो आउटडोर वर्कर्स है दे आर पुअर और उनके ऊपर जब क्लाइमेट चेंज होता है तो जो इनका डिजास्टर है दैट डिजास्टर इज इनविजिबल डिजास्टर। ओके, ये आगे बढ़ते हैं। तो अब यूपीएससी इसमें से क्या टाइप के सवाल पूछ सकता है, और ये सबसे बड़ी बात है कि क्यों यूपीएससी अब इस पे क्यों सवाल पूछेगा। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे नई गाइडलाइन इशू की गई है ऑन हीट वेव मैनेजमेंट, कि हमें हीट वेव्स को किस तरीके से मैनेज करना है। तो उस पर अभी रिसेंटली नई गाइडलाइंस आई है, तो करंट अफेयर का टॉपिक हो गया। देन फर्स्ट टाइम जो हीट स्ट्रोक रिकॉग्नाइज्ड हुआ है एज अ नेशनली एज अ क्रिटिकल थ्रेट, ये फर्स्ट टाइम है कि हीट स्ट्रोक को एज अ नेशनल डिजास्टर कंसिडर किया गया। तो हाई प्रोबेबिलिटी है इस पे सवाल आने की, नॉट जस्ट फ्रॉम प्रीलिम बट बोथ प्रीलिम एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क एंड जिसके अंदर ऐसा है कि रिस्क रिडक्शन फॉर स्लो ऑनसेट डिजास्टर, एंड इस पे सवाल आ सकता है। एंड देन आ जाता है कि ये जो सब्जेक्ट है हीट स्ट्रोक है उसको हम इंटरसेक्ट करते विद अर्बनाइजेशन GS1 के साथ, क्लाइमेट चेंज हेल्थ के साथ, पब्लिक हेल्थ के साथ भी ये चीज कंसिडर करती है, एंड अबव ऑल गवर्नेंस। तो आप समझ सकते हैं कि हीट वेव से या हीट स्ट्रोक से कितने डायमेंशंस की हमारे कौन कौन से डायमेंशंस हम लिख सकते हैं। जैसे हमने इसके पहले वाली वीडियो में समझा था कि आपके सिलेबस की लाइन को आप डिकोड करोगे तो उसमें से आपको आंसर्स के डायमेंशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डिकोड करता हूँ कि जब मेरे को आंसर लिखना हो हीट स्ट्रोक का, तो लेट्स से कि अगर मैं आंसर लिखता हूँ ऑन हीट स्ट्रोक तो मैं कौन कौन से डायमेंशंस एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो सबसे पहला डायमेंशन मैं देख रहा हूं कि यहां पे क्लाइमेट चेंज, दिस इज अ डायमेंशन, ठीक है। सेकेंड डायमेंशन में देख रहा हूं गवर्नेंस, ठीक है। थर्ड डायमेंशन में देख रहा हूं डिजास्टर मैनेजमेंट। फोर्थ डायमेंशन में देख रहा हूं पब्लिक हेल्थ। फिफ्थ डायमेंशन अगर मैं देखता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइक IMD के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डायमेंशन आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके माइंड में ये डायमेंशन अगर रेडी है तो आप रेडी हो आंसर लिखने के लिए। अगर आप ये सारी चीजें अभी सोच पा रहे हो तो आप अभी रेडी हो मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। बस आपको राइटिंग प्रैक्टिस, स्पीड और वो सब देखना पड़ेगा, दैट नीड्स प्रैक्टिस, बट द पॉइंट इज यू हैव द माइंड सेट। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमें इस तरीके से डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब 2026 के प्रीलिम्स के लिए हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक है कि हीट वेव का क्राइटेरिया है कि IMD ने थ्रेशोल्ड बनाया गया है कि 3.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस अबाउ रहता है फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर से अगर ये ज्यादा होगा 3.5 डिग्री सेल्सियस या 4.5 डिग्री सेल्सियस तो वो हीट वेव का सिनेरियो में आ जाएगा कि वो जगह गर्म हो गई है, तो वहाँ पे जो अब हवा चलेगी वो अब हीट वेव होगी जो हमें बीमार कर सकती है, ठीक है। फिर जो दूसरा है
वेट बल्ब टेम्परेचर। ना वेट बल्ब टेम्परेचर कैसा है कि वो एरिया जहां पे हीट प्लस ह्यूमिडिटी है। तो यहां पे आईएमडी ने बोला है कि अगर एक जगह पे ह्यूमिडिटी है और वहां पे 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां पे अलर्ट जारी कर दिया जाता है। क्योंकि इसमें कैसा होता है कि जब ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, हीट भी इतनी ज्यादा हो जाती है, तो साइमल्टेनियसली क्या होता है कि जैसे ही मेरी बॉडी पे स्वेट आया वैसे ही वहां पे इवेपोरेशन हो गया, हवा में इवेपोरेशन हो गया। और वो इवेपोरेशन क्या करेगा, वो ग्रीन हाउस गैस है, वो और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो वो जगह को वो और ज्यादा गर्म करेगा। सो इट विल बी कंपैरेटिवली अनबेरेबल, कि वो बेरेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर जो थर्ड चीज हमें पढ़नी है प्रीलिम के लिए, दैट इज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। जो अभी हमने देखा कि अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है कि हर जगह कंक्रीट की है, सब चीज कंक्रीट से बना है, वहां पे प्लांटेशंस नहीं है, कोई कूलिंग इफेक्ट्स नहीं डाले गए हैं, सब कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रही है, वहां पे एयर कंडीशनर्स लगा रखे हैं, सब वो जगह को और ज्यादा गर्म कर रहे हैं, तो उससे अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। फिर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अर्ली वार्निंग सिस्टम गाइडलाइन है, जो अभी हाल ही में रिलीज की गई है फॉर हीट स्ट्रोक के लिए, वो हमें पढ़नी है, राइट। और इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान एंड तेलंगाना हीट एक्शन प्लान। इसको आप ऐसा केस स्टडी भी यूज कर सकते हो हमारी मेंस के लिए, राइट, कि ये दोनों आप एज अ केस स्टडी भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जब साइंस प्लस गवर्नेंस होता है, सो देयर इज अ हाई चांस ऑफ एमसीक्यू, कि अगर आप साइंस से गवर्नेंस इंप्रूव होगा तो उससे सवाल आना बनता ही है, ऐसा यूपीएससी ने किया है। ओके, अब अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि मेंस पीवाईक्यू लिंकेजेस पढ़ते हैं, तो जैसे 2016 में एक सवाल आया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स इज इंक्रीजिंग, डिस्कस द रीजन। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड की जगह मैं कह देता हूं द फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव्स इज इंक्रीजिंग, डिस्कस द रीजन। तो सेम चीज यूपीएससी करेगा आने वाले मेंस में, कि वो अर्बन फ्लड या इस तरीके को रिप्लेस करके हीट वेव कर देगा। तो बस आपको वही चीज फिर आंसर में रिपीट करनी है, ठीक है। फिर जैसे 2022 में सवाल आया था दैट क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो अब आपको क्लाइमेट चेंज में, जैसे पहले हम क्या करते थे, हम फ्लड लिखते थे, फिर हम देखते थे क्लाइमेट चेंज में ड्रॉट है, तो अब आपको थर्ड जो रख सकते हो दैट इज द हीट स्ट्रोक या हीट वेव। तो इस तरीके से आप एक और डायमेंशन यहां पे एक्सप्लोर करोगे। सिमिलरली बोला है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, थर्ड आएगा हीट स्ट्रोक। तो सेम चीजें ही लिखनी है, राइट। सो दैट मीन्स क्या हुआ है कि जो चल रहा है सवाल वैसे ही आएगा, बस अब क्या हो जाएगा कि वो सवाल में जो वर्ड है वो एक नया इंक्लूजन आ जाएगा, दैट इज द हीट स्ट्रोक या हीट वेव, उस तरीके से आएगा, राइट। सो हीट वेव इज नाउ वेयर फ्लड वाज इन 2015 में, कि 2015 में फ्लड बहुत ज्यादा था, हम उसे टैकल नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्या हो रहा है कि अब 2025 में फ्लड तो हम टैकल कर पा रहे हैं, बट अब हीट वेव बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इस पे क्वेश्चंस आना काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि पहले फ्लड्स पे बहुत आए, अब हीट वेव्स पे आएगा, ठीक है। तो यहां पे जो अभी जो चीजें हुई 2025 में हीट स्ट्रोक से, तो हमें ये चीज समझ आया कि कुछ चीजें जो गैप्स है वो एक्सपोज किए गए हैं। लाइक पहला है कि नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम, ये चीज है कि हीट स्ट्रोक इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था, ये चीज एक्सपोज की गई है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल गैप आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। फिर सेकंड है कि कोई भी बजटरी एलोकेशन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पार्ट ही नहीं था, इसको एज ए डिजास्टर कंसिडर ही नहीं किया था इंडिया ने आज तक। और सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन से हैं? नरेगा वर्कर, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, दे आर वेरी मच वल्नरेबल फॉर दिस। एंड देन अर्बन प्लानिंग, ये कूल रूफ मैंडेट ही नहीं कर रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो भी आपकी म्युनिसिपैलिटी में रेरा एक्ट पास करते हैं तो उसमें ये चीज़ें मैंडेट नहीं है कि जो रूफ है वो कूल होना चाहिए, या फिर जो रास्ते हैं वहाँ पे झाड़ होने चाहिए, शेड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी तक मैंडेट में है नहीं। हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं है हेल्थ का, लेबर का और अर्बन बॉडीज का, कि हम हेल्थ, लेबर और अर्बन बॉडीज ये तीनों को हम कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं, राइट। एंड देन इंस्टीट्यूशनल गैप्स के लिए ये केस स्टडी में काफी अच्छा 5 पॉइंट है हमारे पास कि हम ये चीजें लिख सकते हैं। पहला, हमारा हीट स्ट्रोक जो है नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम का नहीं है। थर्ड, हीट एक्शन प्लान के लिए कोई भी बजटरी एलोकेशन नहीं है इन रूरल एरियाज में।
थर्ड, नरेगा वर्कर्स आर वेरी मच वल्नरेबल, क्योंकि वहाँ पे हीट प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता, उनको काम करना ही पड़ेगा। फोर्थ, अर्बन प्लानिंग लॉज के पास कूल रूफ का मैंडेट नहीं है, शेडेड ट्रीज मैंडेट नहीं है, एंड जो कन्वर्जेंस होना चाहिए बिटवीन हेल्थ, लेबर और अर्बन बॉडीज वो भी नहीं है। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स जो हमें देखना है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो फाइनल टेक अवे मैं कह सकता हूं कि 2025 का जो हीट स्ट्रोक डेथ है ये एक पॉलिसी शिफ्ट लेके आया है। ठीक है, जिसमें बताया गया कि ये सिर्फ एक वेदर एनॉमली नहीं है, ये एक नेशनल डिजास्टर है, कि ये पूरे नेशन में चल रहा है, तो दिस इज अ डिजास्टर है। और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को अमेंडमेंट करने की जरूरत है, कि उसके अंदर रिफॉर्म करने की जरूरत है, कि एक क्लियर क्लासिफिकेशन है, एक क्लियर डेफिनेशन देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और जो हीट है उसको इंटीग्रेट करना है विद अर्बन प्लानिंग के साथ, लेबर राइट्स के साथ और हेल्थ सिस्टम्स के साथ। ठीक है, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लाइमेट आ सकता है, डायमेंशन डिजास्टर है, इनइक्वालिटी भी है, एंड गवर्नेंस है। ठीक है, सो यही सब है हमारे आज की वीडियो में। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।